नमस्कार। आज हम वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ। हमारे पास है बीकॉम सेमेस्टर 6 के कुछ परीक्षा नोट्स और हम कोशिश करेंगे कि इनसे फाइनेंस की जो मोटी-मोटी बातें हैं वो जल्दी से समझ आ जाएं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई किसी कंपनी का मकसद बस पैसा कमाना है ना? हाँ, आमतौर पे यही माना जाता है। पर क्या ये पूरी कहानी है? ये नोट्स कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बातें सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं है। मतलब किसी भी बिजनेस की हेल्थ समझने के लिए ये बुनियाद हैं। सही। तो हाँ, सिर्फ मुनाफा कमाना यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शायद काफ़ी नहीं है। हाँ, नोट्स में भी यही सवाल उठाया गया है कि भाई सिर्फ मुनाफा ही क्यों नहीं, इसकी जगह धन अधिकतमकरण यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर ज्यादा जोर है। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है और ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को बेहतर क्यों माना जाता है? देखिए, मुनाफा जो है ना, वो अक्सर एक शॉर्ट टर्म चीज़ होती है। मतलब 1 साल की कमाई देख ली। अच्छा। इसमें कई ज़रूरी बातें छूट जाती हैं, जैसे रिस्क कितना है हाँ, ना? हाँ। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़, आज के 100 रुपए कल के 100 रुपए के बराबर नहीं होते। जिसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, वो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कई बार नज़रअंदाज कर देता है। ओके। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का नज़रिया वो थोड़ा लंबा और गहरा है। इसका मतलब है कंपनी की ओवरऑल वैल्यू बढ़ाना, शेयर धारकों के लिए फर्म के शेयरों का बाजार मूल्य बढ़ाना। इसमें लंबे समय का सोचा जाता है, रिस्क का हिसाब रखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि कमाई कितनी सस्टेनेबल है, मतलब टिकाऊ है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि जब आप शेयर की कीमत बढ़ाने पर फोकस करते हैं तो आपको अपने आप ही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। अच्छा, यानी ये सिर्फ अकाउंटिंग का एक नंबर नहीं है, बल्कि ये कंपनी की असली वैल्यू, उसकी कीमत बढ़ाने की बात है। बिल्कुल सही। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता कैसे है? मतलब किन चीजों पर ध्यान देना होता है फाइनेंस मैनेजर को? नोट्स इशारा करते हैं 3 मुख्य फैसलों की तरफ: निवेश, वित्त पोषण और लाभांश। हाँ, ये 3 कह सकते हैं कि बड़े पिलर हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। पहला, निवेश निर्णय यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब पैसा कहाँ लगाया जाए, कौन से प्रोजेक्ट्स में, कौन सी एसेट्स में इन्वेस्ट करें जिससे फ्यूचर में अच्छी रिटर्न मिले। ठीक है। दूसरा, वित्त पोषण निर्णय, फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी बिजनेस चलाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा आएगा कहां से? क्या उधार लेना बेहतर है, डेट, या शेयर इशू करके पैसा उठाना बेहतर है, इक्विटी? कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, मतलब डेट और इक्विटी का मिक्सचर। राइट। और तीसरा, लाभांश निर्णय, डिविडेंड डिसीजन। जो मुनाफा कमाया उसका क्या करें, कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के तौर पर बांट दें और कितना वापस बिजनेस में ही लगा दें, जिसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। और ये तीनों आपस में जुड़े कैसे हैं? मतलब क्या एक का असर दूसरे पर भी पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। आप सोचिए, अगर कंपनी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसे ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। ये हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। हाँ। अब अगर वो ज्यादा पैसा उधार लेकर जुटाती है, मतलब डेट लेती है, ओके। तो हो सकता है भविष्य में इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा होने की वजह से शेयर धारकों को डिविडेंड देने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाए। हाँ, ये डिविडेंड डिसीजन पर असर आ गया। समझ गए। तो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और इन सब का जो अल्टीमेट गोल है वो वही है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये अलग थलग फैसले नहीं है, बल्कि एक पूरी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा होते हैं। ये समझ आता है। अच्छा, नोट्स में एक और बड़ी दिलचस्प चीज है पैसे का समय मूल्य। हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ, ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि आज का 1 रुपया कल मिलने वाले 1 रुपये से ज्यादा कीमती है। ऐसा क्यों? सुनने में तो ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लगता है, पर इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। क्या? पहला तो है रिस्क, कल का क्या भरोसा, पैसा मिलेगा भी या नहीं, अनिश्चितता है। दूसरा, हम सब आज की जरूरतें या इच्छाएं पहले पूरी करना चाहते हैं, कल पर टालना पसंद नहीं करते। प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। सही बात है। तीसरा, महंगाई, इन्फ्लेशन। समय के साथ पैसे की खरीदने की ताकत कम होती जाती है। आज 1 रुपए में जो चीज आती है कल शायद ना आए। हाँ, ये तो है। और चौथा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आज मिला पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करके और कमा सकते हैं। वो मौका आप खो देंगे अगर पैसा आपको बाद में मिले। अच्छा। इन्हीं सब वजहों से भविष्य में मिलने वाले पैसे की आज की कीमत कमा की जाती है। अरे वाह, तो ये सिर्फ एक किताबी थ्योरी नहीं है, इसका तो सीधा असर बड़े बड़े फाइनेंशियल फैसलों पर पड़ता होगा। बिल्कुल। नोट्स में कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग तकनीकों का भी जिक्र है। हाँ, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कंपाउंडिंग से हम आज के पैसे की फ्यूचर वैल्यू पता करते हैं और डिस्काउंटिंग से
फ्यूचर में मिलने वाले पैसे की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अच्छा। और यही डिस्काउंटिंग तकनीक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे कोई प्रोजेक्ट 5 साल बाद मुनाफा देगा, तो उस मुनाफे की आज के हिसाब से क्या वैल्यू है, ये जानने के लिए डिस्काउंटिंग का इस्तेमाल होता है। और उसी आधार पर तय होता है कि प्रोजेक्ट में पैसा लगाना फायदे का सौदा है या नहीं। तो इस पूरी बातचीत से जो मोटी मोटी बातें मुझे समझ में आई, पहला, कंपनी का लक्ष्य सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफा नहीं बल्कि लंबी अवधि में शेयर धारकों के लिए वेल्थ बढ़ाना है। बिल्कुल। दूसरा, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड के फैसले, ये सब आपस में गुथे हुए हैं और इन्हें एक साथ देखना चाहिए। सही। रिटर्न का बैलेंस, जिसे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहते हैं। हर फाइनेंशियल फैसले में ये कश्मकश होती है, कितना जोखिम उठाएं और उसके बदले में कितने रिटर्न की उम्मीद रखें। ज्यादा रिटर्न चाहिए तो अक्सर ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है। हाँ, अगली बार जब कोई किसी इन्वेस्टमेंट या कंपनी की स्ट्रेटेजी के बारे में सुने, तो ये जरूर सोचिएगा इसमें रिस्क कहाँ है और पोटेंशियल रिटर्न क्या है। इसी बैलेंस को साधना, इसी ट्रेड ऑफ को समझना ही आप कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का असली खेल है।